हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। अब तक हमने 2020 तक के क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। आज की बारी है 2019 के क्वेश्चंस पर बात करने की। तो बिना किसी देरी के 2019 के पॉलिटी के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह कहता है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान, उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। किसी भी केंद्रीय विधि यानी जो संसद के द्वारा विधि बनाई जाए उसे संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब संसद कोई विधि बनाती है और अगर वो असंवैधानिक नजर आती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। यह स्टेटमेंट कह रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र की विधि को असंवैधानिक घोषित करता है, उस तरह से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हाई कोर्ट के पास यह अथॉरिटी होती है कि वह किसी भी विधि को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, अगर असंवैधानिक है तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है, अधीनस्थ नहीं है। दोनों का लेवल बराबर ही है न्याय करने को लेकर। बस क्या है, हाई कोर्ट के फैसले को अपीलीय तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। इस तरह की एक सुप्रीम कोर्ट को बढ़त हासिल है उसके ऊपर, वरना न्याय करने के कार्य में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस नीचे और ऊपर का नहीं है, लगभग बराबर का ही है। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो क्या ऐसी बात है? मूल ढांचे की जब हम बात करते हैं तो हमारा उच्चतम न्यायालय यही तो कहता है कि भारत का संविधान के अंतर्गत जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। यह कह रहा है कि अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसका उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो यह भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और हमारा आंसर जो हमसे सही पूछा है दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा, यह कह रहा है जो स्टेट सिस्टम होता है, राज्य व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत आप स्वतंत्रता को किस तरह से परिभाषित करेंगे? स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? हमारे संविधान में जो बात कही गई है व्यक्तियों को लेकर, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कही गई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां मैं आपसे कर लेता हूं। हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? प्लीज कमेंट करना, मैं आपका वहां पर कमेंट चेक करने वाला हूं। आगे बात करें तो स्वतंत्रता को आप क्या समझेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, जो राजनीतिक शासक हैं उनकी तानाशाही ना हो उसके विरुद्ध संरक्षण। ठीक लग रहा है, स्वतंत्रता के तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण आपको मिल जाए। नियंत्रण का अभाव, क्या स्वतंत्रता का मतलब नियंत्रण का अभाव है? आप देखेंगे हमारे मूल अधिकार के जितने भी क्लोज हैं, जितने भी प्रावधान हैं, उसमें अगर आर्टिकल 17 को हम छोड़ दें, जिसका कोई सेटबैक नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है, बाकी सबके ऊपर युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ बंदिशें लगी हुई है। क्योंकि जहां पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, आपको यह कोशिश करनी है कि आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के चक्कर में किसी दूसरे के अधिकार का हनन ना हो जाए, है ना। तो नियंत्रण का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है, नियंत्रण तो होना ही चाहिए। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, अच्छा, इच्छा अनुसार आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका तो मन कर गया किसी का मर्डर करने का, नहीं कर सकते ना, तो स्वतंत्रता उसे थोड़ी कहेंगे। तो इच्छा अनुसार कुछ भी करने का नहीं, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आपको एक मानव के तौर पर, एक
अच्छे सामाजिक व्यक्ति के तौर पर विकसित करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का आपको अवसर मिले, यही तो स्वतंत्रता है। आप एक बेहतर इंसान बन सके, उसके लिए जो भी आपको ज़रूरत है एजुकेशन की और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए को लेकर जो भी चीज़ें ज़रूरत है, उनकी स्वतंत्रता आपको मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ताकि आप एक व्यक्ति के तौर पर अपनी बात रख सकें। तो अपने को पूर्ण रूप से विकसित करने का जो अवसर है वही स्वतंत्रता होगी, उसे ही हम एप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। देखिए, राज्यपाल का जो पद है वह कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहने वाला विवादास्पद पद है, क्योंकि केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यपाल की एक बड़ी भूमिका है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि केंद्र राज्यपाल को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है और किसी राज्य के विकास में बाधा पहुंचाने की या उस राज्य के संचालन में उस राज्य के मंत्रिमंडल को परेशान करने की बातें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। ये सारे राजनीतिक खेल हैं। तो इस संबंध में कई सारे निकाय बने, कई सारी समितियां बनी और सबने राज्यपाल के पद को एक व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत सारी सिफारिशें दी। उनमें से एक सिफारिश यह थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल जब किसी राज्य का बनाया जाए तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति किसी और राज्य का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, उसके कोई पॉलिटिकल प्रॉफिट्स नहीं हो। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि उसे कोई मतलब नहीं हो सरकार के काम, जो केंद्र सरकार है उससे ज़्यादा उसको कोई लाभ की आकांक्षा न हो, या उसने पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो इस तरह का एक तटस्थ व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाली जो सिफारिश है वो किसने की थी। तो एक फैक्चुअल बात ये है, तो अगर हम देखते हैं तो सरकारिया आयोग की सिफारिश यह बात कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा उपबंध। देखिए, लैंग्वेज इतनी टफ हो जाती है ना, कई बार तो चीज़ें समझ में नहीं आती। आपको क्वेश्चन आता है फिर भी आपको लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि समझ नहीं पाते हैं, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। आपको मोटे तौर पर यह तो बात समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 142 की बात कर रहा है। अब अगर आपको पता है अनुच्छेद 142 क्या कहता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाएंगे। अनुच्छेद 142 कहता है, यह एक उच्चतम न्यायालय के, हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक पावर है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी तरह का आदेश या डिक्री हमारा सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकता है। ऐसा कोई भी आदेश जो पूरी तरह से न्याय करने के लिए आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है किसी को भी, और इस आदेश देने को लेकर संसद की कोई भी विधि इसको रोक नहीं सकती। ऐसी बात इसमें कही गई है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ये आर्टिकल 142 तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, निर्वाचन आयोग का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको यहां पर गलत कर देंगे। निर्वाचन आयोग की तो बात ही नहीं है, हमारे उच्चतम न्यायालय के बारे में आर्टिकल 142 है, उच्चतम न्यायालय की एक शक्ति है। इसको पढ़ तो लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात तो नहीं कही गई है आर्टिकल 142 में। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में
संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। जब पूर्ण न्याय की जरूरत होती है, यह शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की कि वह कोई भी आदेश पारित कर सकता है और इस संबंध में संसद की कोई भी विधि उसे रोक नहीं सकती। संसद की कोई भी विधि उसे रोक नहीं सकती। तो यह आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। वित्तीय संकट की बात कर रहा है कि देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना आपात की घोषणा कर सकता है। स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। तो ये इससे रिलेटेड कहीं भी नहीं है। देखिए इसकी लैंग्वेज कितनी टफ थी, लेकिन आपको पता है अनुच्छेद 142 किससे रिलेट कर रहा है, तो आप अपने आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में आपको पता होगा। तो आंसर हमारा अपने आप निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की विधानसभा के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। वर्ष के प्रथम सत्र में के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, जो एक परंपरा चली आ रही है, जो एक चला आ रहा है कि प्रथम सत्र के अंतर्गत जो केंद्र के अंदर हम देखें तो राष्ट्रपति संबोधन करता है और राज्य में राज्यपाल प्रथम संबोधन सदन को करता है। तो इसमें किसी भी तरह की गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। जब ऐसा हो कि सदन के संचालन को लेकर किसी बात पर कोई नियम बना हुआ नहीं है तो सदन यह देख लेता है कि लोकसभा में किस तरह का नियम है ना, तो उसके अंतर्गत वह सदन चलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही करेक्ट है और हमसे करेक्ट पूछा गया है तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगली बात करें हम, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है एक बहुत ही ब्रॉड अनुच्छेद हमारे संविधान में है जिसकी व्याख्या हर समय में बढ़ती जाती है और उसके अंतर्गत बहुत सारे मूल अधिकारों को हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समावेश उसमें किया गया है। जो हमारा गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, दैहिक और प्राणों की और दैहिक स्वतंत्रता की बात जो आर्टिकल 21 में कही गई है वही हमें अधिकार देता है, क्योंकि गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का एक यह भी पक्ष देखा जा सकता है कि मेरी गरिमा इसमें है कि मैं अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करूं, तो उसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या किया गया है, एक मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, जो निजता का अधिकार भी हाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में बात कही गई थी वह भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो आर्टिकल 21 जो है वो एक ब्रॉड अनुच्छेद है, एक बड़ा अनुच्छेद है जो बहुत सारी चीजों का समावेश अपने अंदर करता है। अगली बात करते हैं, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। यह स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसमें जो संविधान संशोधन दिया गया है वह गलत है। जो संविधान संशोधन था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1975, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उनके निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था और इनका पुनर्विलोकन करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाने का प्रावधान किया गया था। तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्योंकि 44वां संविधान संशोधन नहीं था, 39वां संविधान संशोधन था, इसलिए इसे हम गलत कर देंगे। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। यह बात बिल्कुल ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान को लेकर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, इसलिए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और अभी भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह किस आधार पर होती है? कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही होती है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, यह बात ठीक है। सही पूछा है हमसे तो केवल 2 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो न्यायाधीश होते हैं न्यायालयों के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी जांच करने के लिए उनके व्यवहार की या महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया वगैरह है वो इस अधिनियम में दी हुई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, वो देख लें। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जब इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है तो यह लोकसभा स्पीकर के डिसीजन पर होता है कि वह इसे स्वीकार करे या ना करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर उसे यह लगता है कि यह उचित आधारों पर नहीं लाया गया है तो यह उसको अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। सेकंड है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों को उनके पद से अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे संविधान ने यह बात नहीं बताई कि अक्षमता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी और कदाचार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का संविधान परिभाषित करता है, तो परिभाषित नहीं करता। इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। जो न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह बात न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा रहा है और अब उस पर मतदान होना है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। अगर ये इतनी बड़ी बात कहने की जगह यह कह देता ना कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो सेम बात थी। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है कि जब मतदान के लिए यह प्रस्ताव रखा जाता है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत का मतलब हो जाता है 2 कंडीशंस। एक तो सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, यानी उसका 50% प्लस 1 सीट। दूसरा, जो लोग उपस्थित है और मत दे रहे हैं उनका 2/3 उसको पारित करना आवश्यक है। तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जब हम अगर सही की बात करते हैं तो 3 और 4 हमारा सही होगा। ऑप्शंस हमारे अगले स्लाइड में दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है, तो कथन 3 और 4 हमारे सही थे। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? आपको पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची कब लाई गई आपको पता होना चाहिए। जो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था? 1952 में शायद आया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1951 में आ गया था, और 1951 में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9th अनुसूची, 9th शेड्यूल इसमें जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो बताइए 1951 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं,
उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। यह बात सही है। जो हमारे संविधान में बात कही गई है आर्टिकल 102 102 और आर्टिकल 191 में लाभ के पद पर कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य यानी संसद का सदस्य बनना चाहे या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना चाहे, उसके लिए यह जरूरी है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो इस तरह के किन किन चीज़ों को लाभ के पद से छूट मिली है कि किन पदों पर वह हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है संसद निरर्हता अधिनियम 1959 में। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। अब यह बात तो हमें पता नहीं होती है जब हम एग्जाम में जाते हैं कि कोई अधिनियम अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है, एक बार छोड़ देते हैं। मैं आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। मैंने आपको कहा आर्टिकल 102 जो लोकसभा या जो संसद से संबंधित है और आर्टिकल 191 जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें सिर्फ इतनी बात कही गई है कि जो व्यक्ति इनका सदस्य बनना चाहे वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे और जब थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है तो 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। यानी यह बात ठीक है कि अब तक इस अधिनियम को 5 बार संशोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 के क्वेश्चंस में भी हमने 5वीं अनुसूची के संबंध में इसी तरह का स्टेटमेंट देखा था और इसका आंसर भी हमारा जो होगा वह 5वीं अनुसूची होगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इस तरह के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है जहां अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और उनको यह डर हो कि यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति इनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले। तो उन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में रखने के अंतर्गत इस तरह के संरक्षण प्रदान किए जाते हैं ताकि उनकी भूमि की सुरक्षा की जा सके। तो इसका आंसर जो होगा वह 5वीं अनुसूची होगा। और 2019 के जो 11 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियोस में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, कुछ सजेशंस हैं वो ज़रूर बताना ताकि हम उन चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर कर सके। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं रखेंगे। धन्यवाद।